कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे। जो लास्ट लेक्चर था हमारा पार्लियामेंट का, उसमें हम प्रस्ताव तक के पढ़ चुके थे। प्रस्ताव से हमें शुरू करना था कि पार्लियामेंट जो वर्क करती है। तो हमने पहले एक होल पिक्चर देखी, और होल पिक्चर देखने के बाद में उसके अंदर किस प्रकार से काम करती है, डेली बेसिस पर कैसे वर्क करती है, हम उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रस्ताव। प्रस्ताव के ऊपर प्रश्न आते हैं और कठिन प्रकृति के आते हैं, तो आपको ये प्रस्ताव को समझ लेना बहुत अच्छा है। पर उसके पहले एक प्रश्न आपको हम पूछना चाहते हैं कि लोकसभा और कोई राज्यसभा में कोई प्रस्ताव रखा गया था, कोई विधेयक रखा गया था, और विधेयक को रखने के बाद में हमने यह देखा कि लोकसभा में रखा, फिर राज्यसभा में गया, लोकसभा से पारित हो गया, फिर राज्यसभा से गया, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। राज्यसभा ने उस विधेयक को 6 महीने तक के लिए अपने पास में कुंडली मारकर बैठ के रख लिया। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक की घोषणा करी, और संयुक्त बैठक की घोषणा हुई, और जो दिनांक थे उसके पहले ही जो लोकसभा थी उसमें जो विश्वास धारण करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो सरकार चल रही थी उसका विघटन हुआ। तो क्या ऐसा प्रस्ताव जीवित होता है या मृत्यु को प्राप्त कर जाता है? ये आज का प्रश्न था। इसे थोड़ा सा समझ के रखिएगा, ठीक है। तो हमने कुछ प्रस्ताव को लिख लिए ताकि समय वेस्ट ना हो। एक एक करके हम प्रस्ताव को आपको समझाते चले जाएंगे। तो पहला प्रस्ताव जो था वो था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब ये दिन की अवधि में हमने प्रश्नकाल के बारे में पूछा, तो दूसरा प्रश्न एक लिखिए, प्रश्नकाल क्या है? प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करते हुए इनके महत्व को उद्घाटित कीजिए, है ना। तो पहला जो हमारा प्रस्ताव है उस प्रस्ताव का पहला नाम है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो किसी सदस्य के द्वारा किसका ध्यान आकर्षण करने के लिए? सरकार का या किसी मंत्री का, किसी विषय पर। मतलब क्या हो रहा था, सदन की कार्यवाही चल रही थी, जैसे आज सदन की मान के चलिए कार्यवाही चल रही थी, प्रश्नकाल हुआ, उसके बाद शून्यकाल हुआ, और शून्यकाल के बाद में प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे मंत्री जी। पर इसी दौरान कोई घटना घटी, और वो घटना इतनी महत्वपूर्ण थी, परंतु प्रश्न काल के बाद, शून्यकाल के बाद में सरकार के द्वारा अपने प्रस्ताव, अपने कार्यों को कर रहे थे, पर सरकार उस घटना के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, जो घटना अति महत्वपूर्ण थी, अविलंबनीय प्रकृति की थी, कि उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी था। उस बात पर ध्यान दिलवाने के लिए मंत्री का या सरकार का, यदि कोई सदस्य उस ध्यान को दिलाने के लिए कोई प्रस्ताव को लाता है तो उसे कहता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये सरकार के समक्ष या मंत्री को, ठीक है, ला सकते हैं। याद रखिएगा, अविलंबीय महत्व का मतलब ऐसा जो अभी उठना जरूरी है, अभी ही बहुत जरूरी है, तो ऐसे बातों को उठा सकते हैं सरकार के समक्ष, है ना। सरकार के समक्ष कि आप बताइए कि आप इसके लिए क्या कर रहे हो, अभी तक के क्यों नहीं किया, आप उसका जवाब दीजिए। यह होता है एक प्रस्ताव जिसे कहा जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव है यह भी हमारा नवाचार है, मतलब जो हमारी संसद है उसका नवाचार है, हमारा ही इनोवेशन है। पहले और कहीं पर नहीं था, हमने ही इसको अडॉप्ट किया और हमने ही इसको लागू किया 1954 से। 1954 से इसे लागू किया, परंतु इसमें और शून्यकाल में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि शून्यकाल भी जो था वो भी हमारा नवाचार 1962 से जो लागू हुआ। पर दोनों में ये अंतर है कि दोनों नवाचार हो जाने के बावजूद भी ये अंतर को लेकर है कि
इस नवाचार के विषय में जो नियमावली है संसद की, जो रूल बुक है, उस रूल बुक में पूरा का पूरा वर्णन है। ये बात को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। यहां तक की कोई दिक्कत है? इसके बाद में जो दूसरा प्रस्ताव है वो आपका आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव मतलब कोई प्रिविलेज है जिसका हनन हुआ है, उसके विरुद्ध में, वो हनन के विरुद्ध में लाया गया प्रस्ताव। एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आप आर्टिकल को पढ़ोगे 105, ये हमारा संसद के किसी सदस्य के विशेषाधिकार की चर्चा करता है। ऐसा ही एक आर्टिकल है 194, ये विधानसभा के किसी सदस्य के विशेषाधिकार के विषय में चर्चा करता है। सदन में कार्रवाई होती है, प्रश्न उत्तर का कार्यकाल चलते रहता है, समय चलते रहता है, शून्यकाल में कुछ बातें उठती है, उसका जवाब मंत्री देते रहते हैं। पर ये जो जवाब दे रहे हैं, इन जवाब को देने के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, कुछ ऐसी बातें बोली जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, या सदन को गुमराह करने वाली है। जो प्रश्न पूछने वाले हैं उसको संतुष्ट करने के लिए बोला गया है, परंतु उसका जो उत्तर है वो वास्तविकता से परे है, बहुत दूर है। तो ऐसी परिस्थिति में वो सदस्य या सदस्यों का समूह एक प्रस्ताव को ला सकता है और विशेषाधिकार हनन के बात कह सकता है। ऐसा हुआ भी था जब राफेल डील हो रही थी। तो राफेल डील के संबंध में उस समय के जो रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण, क्योंकि राफेल डील के विषय में ये बात उठकर आ रही थी कि राफेल डील में घोटाला हुआ है, क्योंकि जो रेट थे जो पूर्व में निर्धारित किए गए थे उससे अधिक कीमत पर इसको खरीदा जा रहा है। और दूसरी बात, जो राफेल के जो विमान हैं उनकी जो संख्या पूर्व में जो थी वो वर्तमान की तुलना में कई ज्यादा थी। उस समय में 126 निर्धारित किए गए थे कि राफेल आएंगे, परंतु वर्तमान सरकार ने उसे घटाकर 36 कर दिए, 2 स्क्वाड्रन कर दिए। तो जो कीमत है वो बहुत अधिक ज्यादा है और इसके विषय में आप स्पष्टीकरण दीजिए। बात ये हुई थी कि इस प्रकार का जो सैन्य सामान खरीदा जाता है उसमें व्यय के साथ में इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि हमारे द्वारा कही गई बातें शत्रुओं को ना पता चले, ताकि हमारे द्वारा की गई डील अगर दूसरे व्यक्ति को पता चलेगी या हमारे द्वारा की गई डील में क्या क्या खरीदा गया अगर दूसरे को पता चलेगा तो वह भी उसी प्रकृति के विमानों को खरीद लेगा या उसी प्रकार की अपनी सैन्य साजो सामान को खरीदने का प्रयास करेगा। इसे देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट माना जाता है। और इसी वजह से निर्मला सीतारमण ने बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने और फिर सदन के सामने ये इस बात में समेटने की कोशिश की कि पूर्व में की गई डील की तुलना में वर्तमान में की गई डील अधिक पारदर्शी, उसके साथ मितव्ययी प्रकृति की है, जिसने पैसे के साथ में क्वालिटी से भी समझौता नहीं किया। मतलब पैसे को अधिक खर्च करने की कोशिश नहीं की और क्वालिटी के साथ में भी समझौता नहीं किया। अब इसी बात को लेकर विपक्षियों ने यह बात उठाने लगे कि जो निर्मला सीतारमण ने और जो उसके बाद में प्रधानमंत्री जी आए थे उन्होंने जो शब्द कहे हैं वह त्रुटिपूर्ण है, सत्यता से परे है। तो भैया उनके विरुद्ध हम विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अब बात आती है कि सर ये विशेषाधिकार क्यों दिया गया? ये विशेषाधिकार इसलिए दिया गया कि आप इस बात से समझिए कि जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके पास में अधिकार भी जरूर रहते हैं, क्योंकि जब बड़ा होता है तो कर्तव्य भी बड़े रहते हैं।
तो यही वजह से जब कोई सांसद बनता है, एमएलए बनता है, तो उसके ऊपर जितने अधिकार होते हैं उससे ज़्यादा कई उसके पास में कर्तव्य होते हैं, और उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे कुछ विशेषाधिकार चाहिए। इसी वजह से आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में हमने विशेषाधिकार दी। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर इसके माध्यम से कहीं हमारे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 का उल्लंघन तो नहीं है। ये उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह अधिकार भी युक्तियुक्त है। आप पूर्णतः उपयोग मतलब असीमित तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। इस बात से भी थोड़ा सा वाकिफ रहिएगा। तो ये प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद में जो एक प्रस्ताव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है, उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में स्थगन शब्द का नहीं, मैं संसद की कार्यवाही में स्थगन का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ जिसे कहा गया स्थगन प्रस्ताव। इसे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक ज्यादा है कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। तो प्रस्ताव में एक है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव ऐसी प्रकृति का है कि कोई ऐसा विषय है, मतलब विषय जो महत्वपूर्ण है, याद रखिए महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है। इसके साथ में लोक महत्व का है, साथ में महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, लोक महत्व का है और अविलंब प्रकृति का है। तो ऐसे प्रस्ताव को पीठासीन के, याद रखिए पीठासीन के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी इस प्रस्ताव को ला सकते हैं, परंतु पीठासीन से पूछने के बाद। परंतु जरूरी है कि इसके लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, सिग्नेचर चाहिए। 50 लोगों के हस्ताक्षर हो जाने के बाद में ही पीठासीन क्या करता है, अनुमति देता है। किसी भी प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव तब माना जाता है जब उस प्रस्ताव में जो विषय है वो अति महत्वपूर्ण हो, लोक महत्व का हो, अविलंबी प्रकृति के होने के साथ में उसके ऊपर जो चर्चा हो रही हो या होगी वो कम से कम 2.5 घंटे की तो होनी चाहिए। मतलब 2.5 घंटे से कम की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा भी विषय ना हो कि उसके ऊपर पूर्व में क्या हो चुकी हो, चर्चा हो चुकी हो। पूर्व में अगर चर्चा हो चुकी है तो उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव नहीं ला जा सकता, उस विषय के ऊपर नहीं ला जा सकता। मान के चलिए कि जो ओलियोरिडले टर्टल्स थे उनका महत्व कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी में, उत्पादकता में बड़ा महत्व, तो उसके ऊपर अगर मान के चलिए पहले प्रश्नकाल में चर्चा हो चुकी है और सदस्य चाहते हैं कि इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो, तो ऐसी विस्तृत चर्चा इसके ऊपर नहीं हो सकती स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, क्योंकि पहले ही प्रश्न का जवाब दिया जा चुका है। ये इसलिए ताकि समय बर्बाद ना हो। इसके अलावा इसमें एक और बात का है कि जो प्रस्ताव होना चाहिए वो एकल प्रकृति का होना चाहिए। मतलब इसके साथ में आप और बातों को नहीं जोड़ सकते। जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव रखा, उसके बाद नीचे से फंसा दिया कि नहीं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी प्रस्ताव ला दो। ऐसा नहीं कर सकते। एकल प्रकृति का होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। इसके साथ में प्रस्ताव में एक और बात नहीं होनी चाहिए, वो है कि जो विषय है उस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में सुनवाई न चल रही, सुनवाई न चल रही हो, तो इस प्रस्ताव को रखा जाता है। और ये प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस पर चर्चा होती है और सरकार कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव पर बात करने के लिए जब बाध्य होती है तो इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि चर्चा लंबी चलती है, कवरेज मिलता है हर जगह पर, तो विषय के विषय में लोगों को जानकारी भी मिलती है और सरकार का स्टैंड भी पता चलता है। तो ये स्थगन प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है।
हम स्थगन से स्थगन प्रस्ताव पर आए। स्थगन प्रस्ताव अलग है, स्थगन अलग है। बातें यहाँ तक की क्लियर है क्या? चलिए, अब आता है विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। अब विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव जो है, एक आर्टिकल है हमारा, वो आर्टिकल है 75। ऐसा ही आर्टिकल है 164। याद रखिएगा, अगर हम संसद के बारे में कहें तो आर्टिकल कौन सा बैठता है? 75। और अगर आप लोकसभा आप विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो वो आर्टिकल बैठता है 164। 75 और 164 दोनों ही आर्टिकल एक ही बात कह रहा है। एक विधानसभा के लिए कह रहा है, संसद के लिए कह रहा है। ये कहता है कि जब तक लोकसभा में याद रखिए, किसी पार्टी को बहुमत होगा तब तक वह सरकार में रहेंगी, नहीं तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी से समझ में आता है प्रस्ताव, जिसे कहता है अविश्वास, और एक प्रस्ताव आता है विश्वास। तो अविश्वास प्रस्ताव पहले से आता था। इस प्रस्ताव को विपक्षी लेकर आते हैं कि सरकार को जो बहुमत है वो नहीं है, क्योंकि बहुमत वाले दल की ही क्या बनती है? सरकार। आर्टिकल 75 में ये बात कह दी। और विश्वास प्रस्ताव जो होता है उसे पक्ष लेकर आता है कि भैया हमारे पास में वो बहुमत है जो एक सरकार को बनाने के लिए आवश्यक होता है। विश्वास प्रस्ताव के संबंध में 2008 का एक किस्सा है, जिस समय में मनमोहन सिंह जी के द्वारा अपनी सरकार को कटघरे में रख दिया था, क्योंकि भारत सरकार ने सिविल परमाणु समझौता अमेरिका के साथ किया था। और सिविल परमाणु समझौते के माध्यम से भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती थी कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो आवश्यक ऊर्जा के कच्चे माल के स्रोत है उस तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सके, साथ में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक तकनीकी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सके, क्योंकि अमेरिका एक आधुनिक देश है, डेवलप कंट्री है, और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वो अधिक प्रयत्नशील है, अधिक कार्य कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी अधिक कर रहा है। तो उसी क्षेत्र में हम एक दूसरे के साथ में समझौता करना चाहते थे, और ये समझौता करना चाहते थे, और विपक्षी इस समझौते के विरोध में रहना चाहते थे, क्योंकि 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट करके एक गैस थी जो भोपाल के एक कारखाने में लीकेज हुई, जिस वजह से भोपाल में बड़ी मात्रा में लोग की मृत्यु हुई, कुछ अनुवांशिक बीमारी हमें दिखाई दी, जिसके बाद में विदेशी कंपनियों के साथ में इस प्रकार के समझौते जो मनुष्य के जीवन के अस्तित्व को खतरा पहुंचा सके किसी दुर्घटना के कारण, उसे करने से परहेजी किया जाने लगा, और उस परहेज का ही ये नतीजा रहा कि हम दूसरे देशों के साथ में विकासशील प्रगतिशील समझौते करने से बचते रहे, जिसका परिणाम भारत तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया। इस पिछड़ेपन को ही दूर करने के लिए समझौता किया गया था। विपक्ष विरोध में था, तो विपक्ष में से कई लोगों के द्वारा इस प्रस्ताव को रखने की बात की, परंतु कुछ दलों के द्वारा, इसी दौरान एक दल था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, उसके द्वारा सरकार के जो दल थे यूपीए, उसमें से उन्होंने क्या किया? अपने आप को अलग किया, और अलग जब किया तो अपने आप को बहुमत में बताने के लिए मनमोहन सिंह के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया, और वो जीते, विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। तो पहली बार हमें विश्वास प्रस्ताव का एक नवीन रूप दिखाई दिया, मतलब प्रस्ताव में विश्वास प्रस्ताव एक नवीन रूप में दिखाई दिया। ये दो प्रस्ताव को हमने समझा। इसके बाद में एक आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव सिंपल है,
सरकार के द्वारा किसी प्रकार के कार्यों को किया जा रहा है, जो कार्य धरातल पर नहीं हो रहे या जिसका इम्पैक्ट जो है समाज पर, जनता पर नेगेटिव पड़ रहा है, तो उस बात को, उस कार्यों को प्रस्तावों के माध्यम से लाना और सरकार के उन कार्यों की निंदा करना, उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है, याद रखिएगा, विश्वास प्रस्ताव हो अगर पारित होता है तो सरकार बने रहती है, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। स्थगन प्रस्ताव है, अगर पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है, लाया गया, अगर पारित हो गया, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्यों? अगर इस्तीफा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि भैया आपका तो सदन में बहुमत है ही नहीं। और ये बात याद रखिए, ये बात लगती है लोकसभा में लागू होती है, राज्यसभा में लागू नहीं होती। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है इस वजह से। इसके अलावा एक प्रस्ताव है, उसे कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। हम इसे बता देते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव। ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है, जब राष्ट्रपति का क्या रहता है, राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरी है, तो राष्ट्रपति हर वित्त वर्ष में और हर नई लोकसभा के पश्चात सदन को संबोधित करता है। ये संबोधन एक प्रकार से जो सरकार है उनके द्वारा क्या किया जाने वाला है, क्या किया जा चुका है, उसकी एक रूपरेखा होती है। उसको राष्ट्रपति कहते हैं, सदन के सामने संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा सदन के सामने यह बातें कही, उसके विषय में उनको धन्यवाद कहने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव को रखा जाता है। इसमें हर मुद्दे पर चर्चा होती है और चर्चा हो जाने के बाद में मत पर रखा जाता है। और मत पर रखने के बाद में क्या होता है कि जब मत पर रखा जाता है और उस समय में कुल मत अगर मान के चलिए, कुल जो मत थे वो 500 थे और उसमें से पक्ष में 249 पड़े और विपक्ष में 251 पड़े, तो इसका मतलब है कि धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में कम और विरोध में ज्यादा। इसका मतलब यह है कि जो सरकार बैठी है, जो अब शासन को चलाने वाली है, उसके पास में बहुमत ही नहीं है और यहीं से सरकार जो रहती है, जो बनी हुई रहती है, उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है याद हो गया। इसी के साथ में एक और प्रश्न पूछ लेता आपसे, जो बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है, जिसमें आरबीआई का वित्त वर्ष होता है, वो कौन सा होता है? भारत का जो वित्त वर्ष है वो कौन सा है? और मध्य प्रदेश का जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए जो समिति बैठाई थी कि नवीन वित्त वर्ष 1 जनवरी से कब लागू किया जा सकता है, तो उसके लिए जो समिति बिठाई थी उस समिति का नाम क्या है? ये 3 प्रश्न हमने आपसे पूछने की कोशिश की। इसी के साथ में एक और प्रस्ताव आता है जिसे कहा जाता है आधे घंटे की बहस, और उसके बाद में आता है 2 घंटे की बहस। नाम से ही क्लियर हो जाता है, आधे घंटे की बहस और 2 घंटे की बहस। ऐसे प्रस्ताव दोनों ही में एक ही बात है, ऐसे प्रस्ताव दोनों में एक ही बात कही है, जो लोक महत्व का हो, जो लोक महत्व का हो, अविलंबी प्रकृति का हो, उन बातों को जिनके ऊपर आधे घंटे से अधिक की बहस नहीं हो सकती, वैसे प्रस्ताव को आधे घंटे का प्रस्ताव कहा जाता है। मतलब आधे घंटे से ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसा प्रस्ताव जिसमें 2 घंटे से के करीब करीब चर्चा हो सकती है, उस प्रस्ताव को कहा जाता है 2 घंटे की बहस। ये होती है। इस सब के लिए पूर्व में पीठासीन अधिकारी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा एक और प्रस्ताव है जिसे मैं आपको बताना था, वो था औचित्य प्रश्न। औचित्य प्रश्न का मतलब क्या है समझ लीजिए। औचित्य प्रश्न, ये भी एक प्रस्ताव है। इसे रखा जाता है संसद में, संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है। जब सदन की कार्यवाही चलते रहती है तो सदन की कार्यवाही नियमावली के तहत होती है। राज्यसभा की नियमावली अलग है, लोकसभा की नियमावली अलग है। जिसको पढ़कर, जिसको ध्यान में रखकर
लोग गतिविधियों को करते हैं, संसद के सदन गतिविधियों को करते हैं और उसको ध्यान में रखकर चलाने की कोशिश करते हैं पीठासीन अधिकारी। अगर इन नियमावली के तहत अगर कार्य नहीं होता है तो उस समय पक्ष से या विपक्ष से औचित्य के प्रश्नों को उठाया जा सकता है कि जो गतिविधियां हो रही है वह औचित्यपूर्ण नहीं है, नियमावली के तहत नहीं है, तो कृपया करके इस गतिविधि को यहीं पर विराम दीजिए, नियम को पढ़िए, तत्पश्चात आप कार्रवाई को क्या करिए, शुरू कीजिए। यह है औचित्य प्रश्न, मतलब एक प्रकार से सदन की कार्यवाही को मार्गदर्शन देने का कार्य औचित्यपूर्ण प्रश्न करता है। बात यहां तक है, कोई दिक्कत? इसके बाद में आता है एक संकल्प प्रस्ताव। संकल्प प्रस्ताव किसी मुद्दे के ऊपर बहस करने के लिए जो प्रस्ताव को लाया जाता है, जिसमें सदस्य संकल्प करते हैं कि हमें इस बात को पूर्ण करवाना है, सरकार को इसके लिए ध्यान आकर्षित करवाना है, तो उस प्रकार के प्रस्ताव को कहा जाता है कौन सा प्रस्ताव? संकल्प प्रस्ताव। इसके अलावा एक प्रस्ताव होता है जिसे कहते हैं कटौती प्रस्ताव। हम कटौती प्रस्ताव में 2-3 शब्दों को बता देंगे। कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि जब बहस वगैरह हो चुकी रहती तो उसके बाद में मत के लिए रखी जाती है बातों को, और जब मत के लिए रखी जाती है बातों को तो उस समय में प्रस्ताव के किस मुद्दे पर, प्रस्ताव के किस बिंदु पर बात करें, इसको लेकर कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। तो कटौती प्रस्ताव में वैसे 4 बातें होती हैं, हम 3 बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक रहता है आम बहस, मतलब इसमें क्या होता है, जो प्रस्ताव रहता है उसके हर बिंदुवार बातें होती है, और हर बिंदुवार क्या होता है, मत के लिए बातों को रखा जाता है, या फिर पूरी बातें बिंदुवार चर्चा हो जाती है, और बिंदुवार चर्चा करने के बाद में लास्ट में क्या किया जाता है, मत के लिए रखा जाता है कि भैया कौन इसके पक्ष में कौन इसके विपक्ष में, मतलब चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष दोनों बोलता है। इसके बाद में आता है घटक प्रस्ताव, घटक कटौती। इसका मतलब क्या है कि बिंदुवार न करते हुए एक प्रकृति वाले जो बिंदु है उनको एक जगह पर रख लो, जो दूसरी प्रकृति वाले बिंदु है तो एक जगह पर रख लो, और इनको एक एक स्लॉट, मतलब वर्गों में वर्गीकृत करके इनके ऊपर क्या करो, बहस कर लो, इनके ऊपर क्या कर लो, बहस कर लो। इसके बाद में एक आता है, उसे कहते हैं गिलोटिन। गिलोटिन, आप डायरेक्ट बहस मत करो, प्रस्ताव रखा आपने, मत के लिए आ जाओ, अब बस मत के लिए आ जाओ, बाकी कुछ मत करिए, ये हो जाता है। तो ये कटौती प्रस्ताव के हमने 3 रूप बताने की कोशिश करी। इसके बाद में अब प्रस्ताव रखे जाते हैं, तो प्रस्ताव के आधार पर ही कार्य नहीं होते, विभिन्न सत्रों में, अब आपको हम सत्र बता रहे तो आपको क्लियर हो रहा होगा, तो विभिन्न सत्रों में कुछ विधेयकों को भी रखा जाता है जो आगे चलकर क्या होते हैं, कानून बनते हैं। तो उन विधेयकों पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कोई विधेयक जो होता है वो विधेयक कैसे कानून बनता है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं, एक विधेयक किस प्रकार से कानून बनता है, उसमें साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन, इन सब के लिए हम चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बातों को लेकर चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।